आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने निमी बुक से कवर किया है। ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि बार बार पूछा जाता है। तो जितने भी आईटीआई के छात्र होंगे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन आईटीआई सेकेंड ईयर वालों के लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आईटीआई सेकेंड ईयर वाले ही केवल वीडियो को देखें। इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डीसी मशीन के आर्मेचर कोर को पटलित शीट से बनाया जाता है, जिससे मतलब ये पूछ रहा है कि ये बनाने का मतलब क्या है, इससे क्या होता है। देखिए, डीसी मशीन के जो आर्मेचर कोर होते हैं उसको पटलित जो शीट का बनाया जाता है, जिससे क्या हो सके, जिससे भंवर जो धारा हो सके अर्थात ईटे जो करंट होके उसका जो मान हो कम हो। और यदि भंवर धारा का मान कम होगा तो डीसी मशीन में जो होने वाली हानियां होगी उसका भी मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, पटलित किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक एसी आर्मेचर कुंडलन की मूल आवश्यकता है कि वह। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, देखिए किसी भी डीसी मशीन की जो आर्मेचर कुंडलन है या तो लैप कुंडलन होती है या तो तरंग कुंडलन होती है, ये कंफर्म कर लीजिए। दूसरी बात, आर्मेचर के जो स्लॉट होते हैं उसमें ये स्थापित जो कॉइल होते हैं उसको आर्मेचर कॉइल कहते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और इसका सामूहिक रूप से सभी कॉइल को आर्मेचर वाइंडिंग ही कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि एक लैप या एक तरंग कुंडलन होती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का यही मतलब है कि एक ऐसी आर्मेचर कुंडलन की मूल आवश्यकता की वह एक लैप हो या एक कुंडलन हो। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि छोटी डीसी मशीन का योग इससे बना होता है, मतलब कि किस चीज़ से बना होता है जो छोटी डीसी मशीन का योग होता है। देखिए दोस्तों, छोटी डीसी मशीन का जो योग होता है ढलवा लोहा का बना होता है। और ये क्या होता है, यह डीसी मशीन का आवरण होता है, मतलब कि ऊपरी जो परत होती है वो होती है जो कि मशीन के अंदर जाने वाले धूल और कणों को क्या करता है, रोकता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और यदि आपसे पूछ दिया जाए, ये तो छोटी मशीन की होगी, यदि पूछ दिया जाए कि बड़ी मशीन का जो योग होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो आप कहेंगे कि बड़ी मशीन का जो योग होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी जनित द्वारा अपने आर्मेचर कुंडली में जनित प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को किस उपकरण के माध्यम से दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए दिक् परिवर्तित एक यांत्रिक दिष्टकारी होता है, सभी को मालूम है। अब ये क्या करता है, जो डीसी को एसी में या एसी को डीसी में बदलता है, और इसका नाम वोल्टेज का अब परिवर्तन करना भी होता है। ठीक है, तो इसका काम को भी ध्यान रखिएगा, इसका काम क्या होता है, वोल्टेज का परिवर्तन करना इसका कार्य होता है। चलिए यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन में जो आपका दिया गया है, यहाँ पर दिष्टिकारी दिया गया और नीचे आपको देखने को मिल जाता है दिक् परिवर्तक। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आर्मेचर मशीन का भाग है, जैसे कि यहाँ पर पीछे का पश्चगामी यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर स्थिर या अघूर्णीय या कंपन। तो इसमें आर्मेचर का भाग इस तरह खुद ही आप समझ सकते हैं कि आर्मेचर मशीन का जो एक घूमने वाला अंग होता है उसको हम घूर्णीय भाग बोलते हैं, और जो दो बेरिंग के बीच में टिका होता है। ठीक है, और ये आपका कितना होता है, ये मोटी कम से कम ये आपका 0 कितना होता है, 0.3 से आपका 0.5 mm मोटी जो सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों में एक वृत्ताकार के अनुसार ये बनाया जाता है। और इसको हम क्या परिधि के खांचे के होते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है घूर्णिया। ठीक है, भाग जो है ये वो आपका घूर्णिया भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिक् परिवर्तक में ब्रश की संख्या किस पर निर्भर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए दोस्तों, दिक् जो परिवर्तक होता है उसमें ब्रश की संख्या विद्युत धारा के मान पर निर्भर करती है, और यदि धारा का मान अधिक होगा तो जो ब्रश होगी उसकी संख्या अधिक होगी, और धारा का मान कम होगा तो ब्रश की जो संख्या होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए
अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि घूर्णी स्टेटर फ्लक्स और रोटर घूर्णक के बीच के कोण को कहा जाता है। ये यहाँ पर टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, चुणक लिखा गया लेकिन ये घूर्णक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि घूर्णी स्टेटर फ्लक्स और रोटर के बीच के कोणों को क्या कहा जाता है। देखिए पहले तो बलाघूर्ण कोण के बारे में जान लीजिए। जब हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं तो वो क्या करता है, एक स्टेटर की कुंडलन में एक सतह घूर्णीय चुंबकीय बल उत्पन्न करता है और स्टेटर का यही घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र वायु अंतराल से होता हुआ रोटर के चालकों से लिंक करता है, जो एक बलाघूर्ण पैदा करता है। और स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच में ये होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बलाघूर्ण कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि विद्युत मशीन में ताम्र हानियाँ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, विद्युत मशीन में जो ताम्र हानियाँ होती है वो स्टेटर और जो घूर्णक होते हैं जिसको हम रोटर बोलते हैं उसमें कुंडलन में होती है। लेकिन मशीन की यदि कार्य की बात करें तो जब मशीन कार्य करती है तो दोनों वाइंडिंग में धारा बहती है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और जिसमें दोनों वाइंडिंग में ताम्र हानियाँ भी होती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी जनित की फील्ड कुंडलन सामान्यतः बनी होती है। जो फील्ड कुंडलन होती है वो किस चीज़ की बनाई जाती है। तो देखिए डीसी जनित का जो कुंडलन होता है वो ताम्र के तार का बना होता है। अब यदि आपसे कोई रीजन पूछ दे कि ये ताम्र के तार का ही क्यों बना होता है तो आप कहेंगे क्योंकि ताम्र के तार का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दिष्ट धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपका दिष्ट धारा जनित्र होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए दिष्ट धारा जनित्र जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के बारे में। देखिए जब किसी परिपथबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है। अब विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो जो ईएमएफ होता है, आपने ईएमएफ का नाम सुना होगा, ईएमएफ इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। और ये जो पैदा होता है तो ये घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही कहलाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका जो सही हो जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि किसी जनित्र द्वारा पैदा किया गया विद्युत चुंबकीय बल की आवृत्ति निर्भर करती है। मतलब ये किस चीज़ पे निर्भर करती है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो देखिए आपने एक सूत्र देखा होगा, मैं कई बार आपको रिपीट किया हूँ, F बराबर NS P/120। ठीक है, ये आपका एक सूत्र हो गया। अब ये सूत्र से आपको क्या मालूम चलता है, देखिए आवृत्ति, ये आपका फ्रीक्वेंसी जो हो गया, आवृत्ति हो गया, जो NS हो गया ये आपका ध्रुवों की संख्या। ठीक है, ये दोनों पे निर्भर करती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, मतलब कि गति और ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा जनित अर्थात डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक का एक मात्र कार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिष्ट धारा जनित्र अर्थात डीसी जनरेटर में दिक् जो परिवर्तक होता है उसका एकमात्र कार्य होता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना, एक इसका मात्र कार्य, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, प्रेरित पर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी शंट जनित का टर्मिनल वोल्टेज भारित दिशा में थोड़ा सा बढ़ता है या तेजी से बढ़ता है या सदैव समान रहता है या थोड़ा सा घटता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो डीसी जनित के विद्युत वाहक बल का जो सूत्र होता है, मैं कई बार रिपीट कर दिया हूँ, फिर भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ईएमएफ बराबर आपका क्या होता है, ईएमएफ बराबर आपका होता है N/Φ/ZP/60। ये आपका सूत्र होता है। अब इससे आपको क्या मालूम चलता है, देखिए डीसी शंट जो आपका होता है वो जनित का टर्मिनल वोल्टेज भार के साथ सदा समान रहता है, लेकिन भार का मान बढ़ने पर थोड़ा सा, मतलब कि बहुत ही कम, ये घट जाता है। और इसका जो प्रमुख कार्य होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा घट जाता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम करेक्ट आंसर मारेंगे।
आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कहा जा रहा है कि दिष्ट धारा जनित्र में क्रांतिक प्रतिरोध किसके प्रतिरोध से संबंध रखती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, दिष्ट धारा जनित्र में जो क्रांतिक प्रतिरोध होती है वो क्षेत्र प्रतिरोध से संबंध रखती है। और जब क्षेत्र प्रतिरोध का मान क्या होता है, हमेशा क्षेत्र जो वाइंडिंग होते हैं उसके क्रांतिक प्रतिरोध से कम होता है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्षेत्र। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी जनित्र की आवृत्ति क्या होगी जब उसके पोलों की संख्या 8 तथा उसकी गति 750 आरपीएम होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक तरह का सवाल भी। अब इसको आप लगाएंगे कैसे, देखिए मैं आपको क्रम से बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, तो इसमें कह रहा है कि आवृत्ति मतलब कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मान आपका कुछ नहीं दिया गया, क्वेश्चन मार्क आगे लिख दीजिए। इसके बाद उसकी पोलों की संख्या मतलब कि पोलों की संख्या यहाँ पर दिया कितना, 8 दिया गया है। और कह रहा है कि उसकी गति 750 है, ठीक है। तो n का मान कितना दे दिया गया, 750 दे दिया गया। अब आपको करना क्या है, आपको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी जो कि फ्रीक्वेंसी बराबर आपका होता है f बराबर NP/120 होता है, ठीक है। इसी सूत्र पे आपको लगाना पड़ेगा। तो NP का मान कितना दे दिया गया है, तो यहाँ पर n का मान 750 दिया गया है और P का मान कितना दिया गया, 8 दिया गया है। तो 750 मैं यहाँ पर काट देता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 750 गुणे 8/120। अब ये किस में ज्ञात किया जाएगा, तो हर्ट्ज में ज्ञात करिए, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसको आप इसको कटाएंगे और ये आप गुणा भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज यहाँ पर देखिए, जो 50 हर्ट्ज दिया गया ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक दृष्टि जनित्र की यहाँ पर क्षमता, यहाँ पर ममता लिखा गया लेकिन ये क्षमता रहेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, टाइपिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। तो क्षमता 2 वाट और 200 वोल्ट है। यह भार धारा का कितना सप्लाई दे सकता है, ठीक है। ये सप्लाई की बात कर रहा है कि कितना सप्लाई दे। देखिए यहाँ पर पावर का मान कितना दिया गया, 2 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा किलो वाट है, ठीक है। ये वाट केवल लिखा गया, ये किलो वाट है। और यहाँ पर 200 वोल्ट है। तो यहाँ पर आपको भी का मान कितना मिल जाता है, तो भी का मान आपको मिल जाता है 200 वोल्ट। यदि हम किलो वाट को यहाँ पर बदल देते हैं वाट में, तो ये आपका 2 गुणे क्या, 2 गुणे 1000 मतलब इसका हो गया 2 किलो वाट का। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम आगे यहाँ पर और भी कर देंगे। तो देखिए अब इसमें आगे कह रहा है कि भार धारा के मान कितने यहाँ होगा। तो यहाँ पर आपसे आई का मान पूछ रहा है, तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो पी बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, पी बराबर आपका होता है भी आई। अब आपको आसानी से ये लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी मान हमको मिल रहे हैं। पी का मान दे दिया गया है, तो 2 गुणे आपका हो जाएगा 1000 बराबर, और यहाँ पर हमको अब आई का मान निकाला है, तो भी का मान हमारा कितना दिया गया है, तो भी का मान हमारा 200 वोल्ट दिया गया है गुणे आई। अब आई को आप बाहर निकाल के और इसको गुणा कीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 10 एम्पियर आ जाएगा। तो 10 एम्पियर जो आपका दिया गया ऑप्शन में सी दिया गया है। तो ये सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का दृष्टि जनित्र का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्क वेल्डिंग में डिफेंसियल कंपाउंड जनित्र का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन में दिया गया, यहाँ पर डी दिया गया, अर्थात डिफेंसियल कंपाउंड जनित्र, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से वह मोटर बताइए जिसकी गति निर्माण पर अधिकतम होती है। देखिए श्रेणी में निर्भार का जो धारा का मान होता है वो 0 होता है, अर्थात भार का कितना होता है, ये आपका आई ए बराबर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन में बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रेणी मोटर, ठीक है। यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा डीसी मशीन का एक अंग नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए गए। देखिए एक स्टेपलाइजर किसी भी डीसी मशीन का अंग नहीं होता है। अब इसमें जो आपका स्टेपलाइजर दिया गया, मैंने यहाँ पर टेपलाइजर लिख दिया है, देख सकते हैं आप। तो ये जो आपका ये आपका इसका भाग नहीं होता है। बाकी जो आपका इसमें दिया गया है स्टेटर, कम्यूटेटर, आर्मेचर, ये सभी इसका भाग होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये जानकारी पहुँच पाए।